नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लूसेंट जी के कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भूगोल में विश्व भूगोल को कवर कर रहे हैं। तो इसका ये पार्ट 16 है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग इसमें यूरोप से कवर करेंगे। एशिया का हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको कवर कर लिए थे। तो चलिए यहाँ से हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे और जो भी यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समझते चलेंगे। और आप लोग भी साथ में पेन पेपर रखिएगा और जो चीज़ें लगे कि आपको इम्पोर्टेंट है, हम तो ऐसे बताते हैं, तो आप उसे नोट डाउन भी करते रहिएगा। लिखने से क्या होता है कि चीज़ें जल्दी आपके माइंड में घुसता है, ठीक है, और जल्दी आप उसे कैचअप कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो यूरोप के बारे में अगर बात करें तो यहाँ से यूरोप हम लोग पढ़ेंगे। तो दिया गया कि यूराल, ठीक है, यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है, ठीक है। तो जो यूराल हो गया और जो काकेशस पर्वत है वो एशिया महाद्वीप और यूरोप को अलग करता है। इस महाद्वीप में 46 देश है। तो अगर यूरोप की बात करें तो ये जो महाद्वीप है इसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं, तो 46 यानी कि 46 देश इसमें हैं। यह विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत महाद्वीप के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए तो सिंपली आपको कौन सा महाद्वीप याद रखना है, तो यूरोप याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप को, ठीक है। इस तरह आप रिपीट करते रहिएगा, साथ में रिपीट करिएगा, चीज़ें जल्दी याद हो जाएगी। क्योंकि जीके वाइज समझने की बात नहीं है, इससे रटना ही पड़ता है। चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, रटना तो है। रटना ऐसे बार बार ऐसे रट्टा नहीं मारना, बार बार जब देखेंगे चीज़ें, जब क्वेश्चन करेंगे लगाएंगे तो आपके माइंड में खुद ही वो सेटअप हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। अगर हम यूरोप महाद्वीप की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो वो यूरोप हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप उत्तर से उत्तरी ध्रुव सागर, ठीक है, उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अंध महासागर से घिरा हुआ है। तो जो ये यूरोप है, ठीक है, ये किस तरह से घिरा हुआ है? तो अगर उत्तर में बात करें तो उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और काला सागर तथा पश्चिम में अगर हम बात करें तो अंध महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर की बात करें तो एलबुर्ज, जिसका ऊंचाई है 5642 मीटर, जो कि रूस में स्थित है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप का सर्वोच्च शिखर यानी कि सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? एलबुर्ज है, जो कि रूस में स्थित है। उसका ऊंचाई भी आपको याद रखना है, कितना है? तो 5642 मीटर। आल्प्स की सबसे छोटी ऊंची माउंट ब्लैक फ्रांस में, ठीक है। आल्प्स की सबसे छोटी चोटी की बात करें तो वो है माउंट ब्लैक, जो कि फ्रांस में है। कहाँ पे स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब, जो कि 2842 किलोमीटर लंबा है। ऑस्ट्रिया हो गया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। तो ये जो नदी है, ठीक है, जो कौन सा नदी? डेन्यूब नदी, जो कि 2842 किलोमीटर लंबा है, वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है? तो ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई सीधे यूक्रेन की जो सीमा है, बॉर्डर है, उसके निकट काला सागर में जाके गिरती है। डेन्यूब नदी के तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है। तो ये सब बंदरगाह जो कहाँ पे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के तट पर ही स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया पॉइंट कि यूरोप की सबसे लंबी नदी, ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा नदी है, ठीक है। ये जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी था डेन्यूब, लेकिन सबसे लंबी नदी को याद रखना है, जिसका लंबाई है 3687 किलोमीटर, ठीक है। और इसे डॉन नदी, ठीक है, इसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। इसको कहाँ पे मिलाया गया है? तो डॉन नदी में मिला गया है। इससे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीप के भीतर भागों में जाने लगे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बारे में तो जो काला सागर से होकर जो भी जहाज होता है, समुद्री जहाज, वो महाद्वीप के भीतर के भागों में जाने लगे हैं। किससे होकर? तो डॉन नदी से होकर।
नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो नगर है लंदन है, ठीक है। तो जो लंदन है वो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है जो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लंदन है, ठीक है, लंदन वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है कि वो टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राजधानी की बात करें तो याद होना चाहिए राज्य राजधानी अलग अलग देशों का, मतलब किस देश का राजधानी क्या है, तो फ्रांस का पेरिस है, ठीक है, जो सीन नदी के तट पर बसा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये सीन नदी के तट पर बसा है। यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। तो जो पेरिस है वो विश्व का सुंदर नगर माना जाता है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कितने तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। फ्रांस की राजधानी, ठीक है, किस नदी के तट पर बसा हुआ है, विश्व का सुंदर नगर किसे माना जाता है, फैशन की नगरी किसे कहा जाता है, ठीक है, ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। जो कौन है वो फ्रांस का एक प्रमुख शहर है जो कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए माना जाता है, ठीक है। तो कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए कौन शहर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यूरोप के यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है, ठीक है। तो यूरोप के जो यूक्रेन गणराज्य है वो विश्व का सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। तो रोटी की डलिया या विश्व का अन्न भंडार, डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कहलाता है, तो कौन है, तो यूरोप का जो यूक्रेन गणराज्य है वो कहलाता है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया क्या है इसको भी समझते हैं। तो दिया गया है कि इटली है वो विश्व की सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश है। तो विश्व इटली की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये क्या करती है, अंगूर और जैतून का उत्पादन करती है। राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त और अंतःस्थलीय जलमार्ग है। तो राइन नदी की जलमार्ग की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बिजी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा बिजी जलमार्ग है और अंतःस्थलीय जलमार्ग है, ठीक है। ये क्या है, अंतःस्थलीय जलमार्ग है। यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग की बात करें तो ओरिएंट रेल मार्ग है, ठीक है। जो ओरिएंट है रेल मार्ग वो सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुतुनतिया नगर के मध्य तक जाती है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो जो फ्रांस का पेरिस नगर है वहाँ से लेके टर्की का जो कुस्तुनतुनिया नगर है वहाँ उस नगर के बीचों बीच तक जाती है, मध्य तक जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ठीक है। यूरोप महाद्वीप में स्थित है तो क्षेत्रफल की दृष्टि जो सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्लास 9th में एनसीईआरटी में डायरेक्ट आपको उसमें दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसमें अब सबसे ऊपर है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, RCUCBA, ठीक है, इस तरह आप याद रख सकते हैं। रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे आता है इंडिया, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि शैंपेन जो शराब है, ठीक है, शैंपेन शराब आप सुने होंगे बहुत बार, मूवी वगैरह में, क्रिकेट मैच वगैरह में जब जीतते हैं लोग तो सेलिब्रेट करते हैं उससे। ये विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। तो इसके बारे में भी याद रखना है कि जो शैंपेन शराब है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती है, तो पूरे विश्व में फ्रांस जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बनती है। फ्रांस सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है, ठीक है। जो फ्रांस है उसको सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। तो सूरा और सुंदरी का देश फ्रांस, सूरा और सुंदरी का देश कौन सा हो जाएगा, तो फ्रांस हो जाएगा। इसको एक दो बार रिपीट करना है भाई, रिपीट करने से चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। यूरोप के अधिकांश देश को तीन ओर से महासागरों द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो जो यूरोप है अधिकांश देश उसको क्या किया हुआ है, तीन ओर से सागरों के द्वारा घिरा हुआ है, जिस वजह से उसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। तो झीलों का देश किसे कहते हैं, तो फिनलैंड, ठीक है। झीलों का देश किसे कहते हैं, तो फिनलैंड, जो कि यूरोप का है, ठीक है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया गया कि यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत फ्रांसोत्तत पर्वत है, ठीक है। जो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत जो कि भ्रंतोस्त पर्वत है, इसको भी याद रखना है। यूरोप का भारत कहा जाता है, ठीक है, सॉरी, इटली को, जो इटली है उसको यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यह भी भारत की तरह कृषि प्रधान देश है। तो जिस तरह हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है उसी तरह इटली भी क्या है, यूरोप का एक कृषि प्रधान देश है और इसलिए उसको यूरोप का भारत भी कहा जाता है। तो समझ सकते हैं, भारत से कंपेयर लोग करते हैं लेकिन भारत भाई सब कोई नहीं बन सकता है क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पे खेती किया जाता है। भले ही किसानों का
लोग इज्जत ना करते हों, लेकिन किसान ही है जो दिन रात मेहनत करके अन्न उपजाते हैं और वो खा के हम लोग जिंदा रह पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ हिमालय की तरह आल्पस पर्वत है। तो जिस तरह हिमालय है उसी तरह आल्पस पर्वत भी कहाँ पे है, तो यूरोप में ही है। यूरोप में जल विद्युत का सर्वाधिक विकास इटली और स्वीडन में हुआ है। तो अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ पे जो जल विद्युत है, ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उसका सबसे ज़्यादा विकास इटली और स्वीडन में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो इटली और स्वीडन में हुआ है। भाई इसमें भी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादा क्या है, तो इस सेशन में यहाँ तक ही है, कवर कर लेते हैं। फिर आगे जो हम लोग उत्तरी अमेरिका है नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही कवर करेंगे भाई, क्योंकि समझना भी है। और ये सारे जो इतिहास भूगोल होते हैं थोड़ा सा टेढ़ा ही लगते हैं, क्योंकि इसमें याद करना बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से लोग इसको बोरिंग समझते हैं। कोई नहीं भाई, पढ़ेंगे साथ में एंजॉय करते हुए और याद करते चलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस को जो है हॉइन यार्ड और नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। तो फ्रांस को हॉइन यार्ड और जो नॉर्वे है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, फ्योर्ड तटों का देश कहते हैं। इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। अब इंग्लिश चैनल के बारे में अगर बात करें तो जो इंग्लिश चैनल है, ठीक है, ये क्या करता है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके है, उसको अलग करने का काम कौन करता है, तो इंग्लिश चैनल करता है। डोवर जल डमरू मध्य, डोवर जल डमरू मध्य से जाने वाली जो चैनल है वो सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। तो ये क्या करती है, जो चैनल सुरंग है डोवर जल डमरू मध्य, वो क्या करती है कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने का काम करती है। इस रेलवे सुरंग की कुल लंबाई की अगर हम बात करें तो 50.45 किलोमीटर, यानी कि वही 50.5 किलोमीटर के लगभग में है। इसकी गहराई की बात करें तो 75 मीटर ये गहरा है। इसकी शुरुआत 6 मई 1994 ईस्वी को हुआ और 14 नवंबर 1994 ईस्वी से यात्री सेवा की शुरुआत हुई। तो ये 6 मई 1994 से शुरू हुआ और वही कुछ ही महीनों बाद 14 नवंबर 1994 ईस्वी में इसमें यात्री सेवा की शुरुआत कर दी गई थी। अगर हम बात करें गल्फ स्ट्रीम जलधारा का, तो यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। तो यूरोप का जो गर्म कंबल के नाम से कौन जाना जाता है, तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, उसको यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान यानी कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कौन हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कौन हो जाएगा भाई, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, तुर्की को कहते हैं। ठीक है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। तो देख रहे हैं, यूरोप का खेल का मैदान भी है, यूरोप का मरीज भी है। यूरोप का मरीज कौन है, तुर्की हो गया, और खेल का मैदान कौन हो जाएगा, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि यह काला सागर, ठीक है, जो काला सागर है और भूमध्य सागर उसके मध्य अब स्थित है। तो जो ये काला सागर और भूमध्य सागर है उसके बीच में स्थित है। मरमरा सागर तुर्की के एशियाई भाग एवं यूरोपीय भाग को अलग करता है, और एक मरमरा सागर है जो क्या करता है, तो तुर्की का जो एशियाई भाग है और यूरोपीय भाग उसको सेपरेट करने का काम करता है। तुर्की की राजधानी की बात करें तो अंकारा यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। तो तुर्की की जो राजधानी अंकारा है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, तो यूरोपीय भूभाग पर अवस्थित है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिया गया है कि नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर समुद्र से भूमि प्राप्त की है। इन तटबंधों को डाइक कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। तो नीदरलैंड ने क्या किया कि उत्तरी सागर के जो तट है उसके साथ बड़े बड़े तटबंध बना दिए। ठीक है, और उससे क्या किया कि समुद्र से भूमि प्राप्त किया, यानी कि समुद्र से कुछ जमीन को अलग करने के लिए उसने क्या किया, तटबंध बना दिया बड़ा बड़ा, और इस तटबंध को डाइक कहते हैं। ठीक है, तो उस तटबंध के बारे में भी आपको याद रखना है कि उसको क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डाइक। ठीक है, और इस प्रकार की जो प्राप्त भूमि है उसको क्या बोलते हैं, तो पोल्डर। ठीक है, उसको पोल्डर कहते हैं। जो भूमि मिला तटबंधों के द्वारा उसको पोल्डर कहते हैं। तो डाइक और पोल्डर याद रखना है भाई। आल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि जो आल्प्स पर्वत है इसका सबसे ज़्यादा अगर विस्तार की बात करें तो जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड और इटली, ठीक है, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग प्रदान करता है। तो जो स्विट्जरलैंड है और इटली इनके बीच जो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है वो मार्ग प्रदान करता है, यानी कि रास्ता प्रदान करने का काम करता है। ऑस्ट्रिया एवं इटली के बीच ब्रेनर द्वारा मार्ग प्रदान करता है। तो इसी तरह ऑस्ट्रिया और इटली के बीच जो है मतलब
रास्ते देने का काम कौन करता है, तो ब्रेनर द्वारा, ठीक है। तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड द्वारा क्या करता है, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच मार्ग देने का प्रदान करता है। भाई ऑस्ट्रिया और इटली के बीच कौन मार्ग देने का काम करता है, तो ब्रेनर द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन और एवं पेरिस को जोड़ता है। तो विश्व का जो सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है वो किसको जोड़ने का काम करता है, तो लंदन एवं पेरिस को जोड़ने का काम करता है। पो नदी को इटली का गंगा भी कहा जाता है। तो जो पो नदी है उसको इटली का गंगा भी कहा जाता है। तो इटली का गंगा किसको कहा जाता है, पो नदी को, ठीक है, पो नदी। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, और जो फ्रांस में स्थित सीन नदी है वो कहाँ जाके गिरती है, तो इंग्लिश चैनल में जाके वो गिर जाती है, ठीक है। फ्रांस की भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस को भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप भी कहा जाता है। तो जो फ्रांस है इसको छोटा यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। किस वजह से, तो यहाँ के जो जलवायु और की दृष्टि से, ठीक है, वहाँ का भूमि है जो है और जलवायु उसके दृष्टि से इसे लघु यूरोप यानी कि छोटा यूरोप भी कहा जाता है। फ्रांस यूरोप का एकमात्र देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। तो जो फ्रांस है वो यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, ठीक है। इसे किसानों का देश एवं समुद्रों की रानी भी कहते हैं। तो जो फ्रांस है इसके बारे में याद रखना है भाई कि ये क्या है कि फ्रांस जो है इसको किसानों का भी देश कहा जाता है और समुद्रों की रानी भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दिया गया है कि नार्वे है उसके स्वेलबार्ड द्वीप में अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया। तो नार्वे के जो स्वेलबार्ड द्वीप है वहाँ पे क्या किया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है, तो नार्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड सम्मिलित है, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कौन कौन सम्मिलित है, इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया और स्कॉटलैंड हो गया, जो क्रमशः इसके पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग है। तो ये कौन कौन है, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी भाग है। कौन कौन, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। तो उत्तरी आयरलैंड सहित जो ग्रेट ब्रिटेन है उसको ही यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। इंग्लिश चैनल व डोबर जल संधि, ठीक है, इंग्लिश चैनल की बात करें या फिर डोबर जल संधि की, तो इनके द्वारा एक यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। ये क्या होता है कि ये यूरोप के मुख्य भूमि से अलग है, किसके द्वारा, तो इंग्लिश चैनल और डोबर जल संधि के द्वारा क्या हुआ है कि जो यूनाइटेड किंगडम है यूरोप की मुख्य भूमि से अलग है। नेक्स्ट दिया गया जॉर्जिया हो गया, आर्मेनिया व अजरबैजान, इसको संयुक्त रूप से काकेशस राज्य कहा जाता है। तो जो जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान है इनको अगर आपस में एक साथ मिलाकर काकेशस, ठीक है, काकेशस राज्य का दर्जा दिया गया यानी कि काकेशस राज्य बोले जाते हैं। मॉस्को को पांच सागरों का पतन कहा जाता है, ठीक है। तो जो मॉस्को है, मॉस्को उसको 5 सागरों का पतन कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं, कैस्पियन सागर हो गया, काला सागर हो गया, बाल्टिक सागर हो गया, खेत सागर, वो लडोगा झील, ठीक है। अगला और आखिरी पॉइंट है यूरोप के बारे में, कौन सा, चलिए इसको देख लेते हैं। तो दिया गया है एंटवर्प्स, ठीक है, यानी कि बेल्जियम विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो हीरा व्यापार का सबसे जो बड़ा केंद्र कौन सा है, बेल्जियम है। यहाँ पे हीरा व्यापार सबसे ज़्यादा होता है पूरे विश्व भर में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप आपको जो भी चीज़ें यूरोप के बारे में बताई गई है एक एक करके सब समझ में आ गया होगा। अगर पहला एक वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो इसी वीडियो को फिर एक बार थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के देख लेना है, जिससे क्या होगा कि चीज़ें क्लियर होगी। फालतू का रील्स वगैरह और बेकार की चीज़ें, वेब सीरीज वगैरह देखने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। अभी समय है, पढ़ लो, कुछ ना कुछ कर लो, फिर आराम से। भाई ज़िंदगी में आराम कभी नहीं है, बस ये सब कहने की बात है। पहले भाई कहीं सेटअप हो जाओ, फिर उसके बाद जो भी करना है कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है, अभी आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप उस चीज़ को जल्द ही हासिल कर सकते हैं। अगर एक बार आपका पटरी से ट्रेन उतरा फिर चढ़ने में बहुत टाइम लगता है भाई। तो चलिए, जो ये उत्तरी अमेरिका है इसको आगे के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो आई होप आज जो भी चीज़ें बताया गया है समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।